हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम बात करने वाले स्विच और हब डिवाइसेस के बारे में। स्विच डिवाइस क्या है और हब डिवाइस क्या है। तो बेसिकली पहले इसके पिछले क्लास में हमने राउटर को कवर किया था, तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो स्विच एंड हब, ये दो डिवाइस पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। बेसिकली ये जो दोनों डिवाइस हैं आपकी, ये जो आपकी डिवाइस है ये है आपके नेटवर्किंग डिवाइस, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ नेटवर्किंग डिवाइस। इन दोनों में अंतर देखेंगे हम लोग और देखेंगे सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है। अगर हम एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा डिवाइस हम यूज करके एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे स्विच डिवाइस के बारे में। स्विच डिवाइस क्या है? तो बेसिकली जो स्विच डिवाइस होता है वो आपके ओएसआई मॉडल के लेयर नंबर 2 के ऊपर वर्क करते हैं। लेयर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो लेयर होता है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर यानी जो आपके स्विच डिवाइस है वो आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, और डेटा लिंक लेयर के अंदर आपके वर्क होते हैं मैक। मतलब कि जो भी आपके डिवाइसेस से कनेक्ट रहेंगे, आपके स्विच डिवाइस से कनेक्ट रहेंगे, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे होगा। तो एक यहाँ पे इमेज लेते हैं और एक ही चीज करके यहाँ पे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्विच का इमेज ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे गाइड कर सकूँ कि आपका जो स्विच डिवाइस है वो कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, ठीक है। और इससे हम कनेक्ट कर देते हैं अपने कुछ कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे हम 2 या 3 कंप्यूटर ले लेते हैं एंड ओके, यहाँ पे 3 कंप्यूटर हमारे हो गए हैं। एंड इन 3 कंप्यूटर को हम यहाँ पे वन बाय वन करके अपने स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे इन स्विच डिवाइस से हम कनेक्ट करेंगे अपने पीसी को, अब ये हमारे एक नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। अब ये पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब कि कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं इजी वे में। लेकिन ये कम्युनिकेट हो कैसे पा रहा है? जैसे ये हमारे पीसी, यहाँ आप देखेंगे तो हमारे 3 पीसी है। जैसे 3 पीसी हमारे स्विच डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं, तो स्विच डिवाइस के अंदर एक फंक्शन होता है, यानी एक इसके अंदर टोपोलॉजी होती है, या बोल सकते हैं प्रोटोकॉल है। वो क्या करता है, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से इसके अंदर यानी स्विच के अंदर एक टेबल बनती है जिसको बोलते हैं मैक टेबल। इस मैक टेबल के अंदर क्या होता है, आपके पीसी के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये आपका पीसी 1 है और ये है आपका पीसी 2 और ये है आपका पीसी 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे पीसी 1 है तो पीसी 1 को ये देखेगा कि पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है, स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है, और इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस टाइप कर लेगा। पोर्ट नंबर 2 पे जो पीसी कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस टाइप कर लेगा, इसका मैक एड्रेस क्या है। पोर्ट नंबर 3 पे कौन सा पीसी कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस क्या है। ये मैक एड्रेस टेबल के अंदर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे ये लिख के रखता है। जो भी पीसी यहाँ पे, जितने भी पीसी आप कनेक्ट करेंगे, अगर 24 पोर्ट का स्विच है, ये 24 पोर्ट, तो 24 पीसी अगर आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक पोर्ट पे जितने भी पीसी कनेक्ट है उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे क्या करेगा, मैक टेबल के अंदर मेंशन कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किसी एक पीसी से दूसरे पीसी को कम्युनिकेट करना होगा, तो जैसे कि पोर्ट नंबर 1 पे पीसी कनेक्ट है और ये पोर्ट नंबर 3 से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जैसे पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 3 के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले स्विच पे जाएगा, और स्विच क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को चेक करेगा, सबसे पहले प्रोसेस करेगा कि जो पोर्ट नंबर 3 के पास डेटा भेज रहा है वो पोर्ट नंबर 3 किस पे कनेक्ट है, कौन सा पीसी है, और उसका मैक एड्रेस क्या है। यानी ये इंफॉर्मेशन फाइंड करने के बाद यहाँ पे डेटा सेंड करता है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो आपका स्विच डिवाइस है ये वन टू वन कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, राइट।
तो जो आपका स्विच डिवाइस है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर भी आपके और भी एडवांटेज मिलते हैं और भी फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका मैनेजेबल स्विच है, तो इसके अंदर आप VLAN क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप VoIP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, इसके अंदर आपके मल्टीपल फंक्शन मिलते हैं स्विच के अंदर। और जो ये कम्युनिकेशन करता है, ये मैक एड्रेस के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करता है। मैक एड्रेस के बिहाफ पे सभी पीसी को आपस में कनेक्ट करता है। अब यहाँ से कोई एक पीसी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसको वो डिस्कनेक्ट कर देगा, उसका मैक एड्रेस से टेबल से, यानी जो उसका मैकिंग टेबल है उसके अंदर से वो मैक एड्रेस को वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर हम वही हब की बात करें, जो हमारे हब डिवाइस है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं हब डिवाइस को भी। ये आपके हब डिवाइस होते हैं। ये आपके जो हब डिवाइस है, ये आपके OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। OSI मॉडल के फिजिकल लेयर मतलब कि लेयर नंबर 1 के ऊपर वर्क करते हैं। अब फिजिकल लेयर में क्या होता है कि ये केवल फिजिकली कनेक्टिविटी को चेक करता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 पीसी को लगाता हूँ, यहाँ पे 4 पीसी यहाँ भी ले लेता हूँ। एक-एक करके यहाँ पे पीसी ले लेते हैं। 3 एंड 4 4 पीसी है हमारे एंड इन चारों पीसी को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं एक-एक करके एक पोर्ट से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके हब डिवाइस है, ये आपके OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका डेटा का ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट यानी ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो 1 टू ऑल कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पीसी है एंड मैं क्या करता हूँ, पीसी का नाम देता हूँ। PC1 है ये है PC2, ये आपका PC3 और ये आपका PC4। अब क्या हुआ कि अगर पीसी नंबर 1 के पास कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना, अगर वो पीसी नंबर 2 के पास सेंड करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है। वो डेटा सेंड तो होगा, लेकिन आपके जो डेटा है ये पीसी नंबर 2 के पास भी जाएगा, पीसी नंबर 3 के पास भी जाएगा, पीसी नंबर 4 के पास भी जाएगा। क्योंकि इसके पास कोई एज ए एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का टेबल क्रिएट करता है। इसको बस फिजिकली कनेक्टिविटी से मतलब होता है कि हाँ, हमारे पास 4 पीसी फिजिकली कनेक्ट है और सबके पास डेटा सेंड कर देना है। कोई भी डेटा कहीं से भी आ रहा है, सबके पास सेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे डेटा की सिक्योरिटी नहीं रह जाती है। अगर सपोज कि कोई सिक्योर डेटा है और हम चाहते हैं केवल पीसी नंबर 2 के पास ही जाए, तो पॉसिबल नहीं है, वो सबको जाएगा। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं है। स्विच क्या करता है, आपका 1 टू 1 कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक टेबल बनती है, मैक टेबल, और इस मैक टेबल के अंदर सभी पीसी की इंफॉर्मेशन होती है। राइट। तो स्विच हमारा बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिक्योर है, इसलिए हम बोलते हैं स्विच हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। और ज्यादातर आप देखेंगे कंपनियों के अंदर तो आपको स्विच डिवाइस देखने को मिलेंगे, हब डिवाइस देखने को नहीं मिलते। एंड साथ साथ आपका हब डिवाइस क्या करता है, आपके बैंडविड्थ के कनेक्शन को भी डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 200 Mbps का प्लान लिया, राइट। तो क्या करेगा, ये एमबीपीएस को भी डिवाइड कर देगा, बैंडविड्थ को भी डिवाइड कर देगा। मतलब कि यहाँ पे 50 एमबीपीएस 50 एमबीपीएस 50 एमबीपीएस करके सबको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए बोलते हैं हब जो है ना, वो हमारा नॉट सिक्योर डिवाइस है, स्विच हमारा बहुत सिक्योर डिवाइस है। आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और कैसे एक्टिवेट करना है, इस पे मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर को एक्टिवेट करना है। आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैसे इसको यूज करना है वो सभी चीजें मैं एक एक करके आपको गाइड कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, ये हमारे पास स्विच डिवाइस है, और इस पे हम क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। 4 कंप्यूटर यहाँ पे लेते हैं, 4 को यहाँ पे हमने कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे केबल लेके चारों पीसी को अपने स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं, इन सभी पीसी पे आईपी असाइन कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे, यहाँ पे हम एक आईपी असाइन कर देते हैं। मैं क्लासिक के यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ, आप किसी भी रेंज का दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एक एक करके फास्टली, ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे गाइड कर सकूँ कि स्विच डिवाइस कैसे काम कर रहा है।
1.3 एंड इस पे हम मेंशन कर देते हैं 1.4 का, ठीक है, 192.168.1.4। तो ये हमारे कनेक्ट हो चुके हैं हमारे स्विच डिवाइस से। अब अगर मैं पीसी नंबर 1 से अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, अगर मैं पिंग करूँ पीसी नंबर 4 को, पिंग 192.168.1.2 को पहले पिंग करते हैं। देखिए पिंग हो रहा है, यहाँ पे रिप्लाई हो मिल रहा है हमें, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ, पीसी नंबर 3 को पिंग करेंगे तो वो भी पिंग होगा, आपका पिंग हो रहा है। ओके, पीसी नंबर 4 को करिए, 4 ही पीसी है ना हमारे पास, पीसी नंबर 4 को करते हैं। 192.168.1.4, 4 पिंग नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। इस पे 4 पे हमने आईपी क्या दे दिया है, ओ 168 होना चाहिए, ठीक है, 18 था यहाँ पे, अभी पिंग करेगा। कमांड पर जाते हैं, दोबारा पिंग करते हैं, देखिए पिंग होना स्टार्ट हो गया, ये पिंग हो रहा है। आप पीसी नंबर 4 से पीसी नंबर 1 को भी पिंग कर सकते हैं, पिंग करके चेक कर लीजिए आप, पिंग 192.168.1.1, देखिए ये भी पिंग हो रहा है। तो जैसे हम किसी को पिंग करें, आप देखो यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज भेज रहा हूँ, ये हमारे पास एक मैसेज है और मैं भेज रहा हूँ पीसी नंबर 3 के पास, तो ये मैसेज आपको मैं दिखाता हूँ सिमुलेशन मोड में। सबसे पहले ये मैसेज क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा और स्विच क्या करेगा, इसको अपने टेबल में चेक करेगा कहाँ भेजना चाहता है वो, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर वो चेक करेगा। और यहाँ पे सोर्स का देखो आप, सोर्स का मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस के बिहाफ पे कम्युनिकेट करता है। मैं दिखाता हूँ अभी मैक एड्रेस को भी, और डायरेक्ट क्या करेगा, इसके पास से सेंड कर देगा और फिर से इसको रिप्लाई देगा कि यस ये डेटा हमारे पास आ गया है, और यहाँ पे साइन का सिंबल आ जाएगा कि ये डेटा हमारा सक्सेसफुल सेंड हो गया, ठीक है। तो कैसे हो पाए, आप देखो स्विच के अंदर जाओगे, आप इसके सीएलआई मोड को एक्सेस करोगे, आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्विच के बारे में कॉन्फ़िगरेशन भी देखने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ आपको शो करने के लिए, शो मैक एड्रेस टेबल। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैक एड्रेस टेबल के अंदर, स्विच के अंदर। ये बता रखा है पोर्ट नंबर 1 पे पीसी कनेक्ट है और उसका मैक एड्रेस ये है, ये जो आप मैक एड्रेस देख रहे हैं। पोर्ट नंबर 2 पे एक और पीसी कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस ये है। पोर्ट नंबर 3 पे एक और पीसी कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस शो कर रहा है पोर्ट नंबर 4 पे। तो पोर्ट नंबर 1 पे चलते हैं, इसका मैक एड्रेस क्या है, 00097C करके। तो ये हमारा पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फास्ट इंटरनेट पे जाना है और यहाँ आपको दीजिएगा इसका मैक एड्रेस 00097CE8, ये इसका मैक एड्रेस। मतलब क्या कर रहा है, जो भी पीसी हमारे कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसका मैक एड्रेस स्विच अपने अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके अंदर हमें बहुत सारे जो फीचर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू हब। हब तो अभी यूज नहीं है, हब का यूज हम करते ही नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन कंपेरिजन की अगर बात करूं तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हब और डिवाइस में क्या डिफरेंट है, हब हमें क्यों नहीं यूज करना चाहिए, स्विच में ऐसे क्या एडवांटेज है कि हम स्विच यूज करें। आप देखो स्विच के अंदर एक चीज और आपको मिलती है कि अगर आपके पास 3 स्विच है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लूप क्रिएट होने से बचते हैं, यानी आपके स्विच के अंदर क्या होते हैं, लूप नहीं क्रिएट होते। देखो आप यहाँ पे हम 3 स्विच ले लेते हैं, ठीक है, और इन तीनों स्विच को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी कि यहाँ पे जो पहला स्विच है यहाँ पे दोनों पोर्ट ग्रीन है, यहाँ पे एक पोर्ट ग्रीन है, एक यहाँ पे ऑरेंज शो कर रहा है और यहाँ पे दोनों पोर्ट ग्रीन है। मतलब कि अगर यहाँ से स्विच नंबर 2 से स्विच नंबर 1 के पास कोई डेटा जा रहा है ना, और स्विच नंबर 2 से स्विच नंबर 3 पे आ रहा है, तो 3 अब क्या करेगा, डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा आपके लास्ट यहीं तक फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके लूप क्रिएट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हब की बात करें तो इसके अंदर लूप बनते हैं, यानी अगर पीसी नंबर, आप पीसी नंबर नहीं बोल सकते, स्विच को हब बोल सकते हैं। हब आपके पास 3 है और तीनों हब आपके आपस में कनेक्टेड है। तो क्या होगा, हब नंबर 1 हब नंबर 2 के पास डेटा भेजेगा, हब नंबर 2 हब नंबर 3 के पास भेजेगा, और हब नंबर 3 फिर से हब नंबर 1 के पास भेजेगा, और ये डेटा का एक लूप बन जाएगा। लेकिन स्विच के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं स्विच हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। तो अभी हम जो यूज करते हैं ये कंपनी के अंदर, और ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्विच की होती है,
और स्विच में भी आपके अलग अलग स्विच हैं, आपके कोर लेयर स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है, एक्सेस लेयर स्विच है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जब स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। तो ये होता है अंतर। आप बोल सकते हो कि हब हमारा सिक्योर डिवाइस नहीं है, स्विच हमारा सिक्योर डिवाइस है, क्योंकि स्विच हमारा ओएसआई मॉड्यूल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, लेयर नंबर 2 पे वर्क करता है। ये हमारे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, हब हमारा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। तो अभी नेटवर्किंग डिवाइस में हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मॉडेम। क्या क्या चीज हम लोग कवर कर चुके हैं? हम लोग कवर कर चुके हैं राउटर को, स्विच को और एंड हब को, राइट। ये हमने 3 डिवाइस को कवर कर लिया है। राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, एंड इनके वर्किंग परफॉर्मेंस को भी हमने देख लिया कि कैसे ये काम करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मॉडेम। ठीक है। मॉडेम बेसिकली अगर बात करें तो आपके मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर के ऊपर वर्क करता है। मॉडेम जो डिवाइस है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं एक चीज को हम लोग यहाँ पे, राइट। एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉडेम का एक इमेज ले लेता हूँ। ये आपके मॉडेम डिवाइस है। ये बहुत पहले यूज करने होते थे, बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, और कहाँ इसको कनेक्ट करते थे इसको भी देख लेते हैं, राइट। ये आपका मॉडेम डिवाइस कैसे कनेक्ट होता था? सबसे पहले आपके मॉडेम होते थे, राइट। एंड इसमें आपके कोक्सियल केबल, कई तरह के जो आपके ओल्ड टाइप के मॉडेम होते थे उसके अंदर आपके कोक्सियल केबल कनेक्ट होते थे। एंड अगर मॉडेम की बात करें टाइप की, तो इसमें कई तरह के टाइप आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या टाइप मिलती है इसके बारे में समझ लेते हैं, एंड देन एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। केबल मॉडेम, डायलॉग मॉडेम, डी मॉडेम एंड एस मॉडेम। ठीक है। ये कुछ टाइप है आपके मॉडेम की। तो मॉडेम बेसिकली क्या करता है, ये आपके मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर के ऊपर वर्क करता है। और मॉडेम का यूज क्यों करते हैं? मॉडेम बेसिकली क्या है, इंटरनेट पे जब आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, तो जो ट्रांसलेशन का काम करता है वो आपका मॉडेम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इंटरनेट होता है, मैं एक तरफ एक कंप्यूटर का सिंबल ले लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में काफी इजी रहे, या फिर मैं एक इमेज ले लेता हूँ मॉडेम का, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पीसी हमारे पास है, बीच में मॉडेम है, और ये है इंटरनेट, राइट। ये है इंटरनेट। एंड जो पीसी होता है आपका, पीसी क्या लैंग्वेज समझता है? डिजिटल लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि होता है 0 से 1, राइट। मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो 0 1 होता है, जिसको हम लोग डिजिटल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लेकिन जो आपका इंटरनेट है, वो बाइनरी लैंग्वेज को, डिजिटल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो समझता है एनालॉग, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको समझता है, डिजिटल सिग्नल को रीड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पीसी है, अगर सपोज कि हमारे पास पीसी है, कंप्यूटर है, और वो यूट्यूब को या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहता है, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करेगा, यानी जब भी हम क्या कर रहे हैं अपने ब्राउजर में, जब भी हम कुछ भी टाइप करें, राइट, youtube.com हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे youtube.com सर्च कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो भी चीज हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ये तो हम टाइप कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, बट इसको जो कंप्यूटर रीड कर रहा है, समझ रहा है, किस में समझ रहा है? बाइनरी में समझ रहा है। तो जब डेटा भेजेगा, तो वो भी क्या करेगा, बाइनरी में ही भेजेगा।
राइट। लेकिन जो आपका इंटरनेट है वो बाइनरी सिग्नल को यानी डिजिटल सिग्नल को समझता ही नहीं है, वो क्या समझेगा, एनालॉग। तो जैसे डेटा आपके मॉडेम पे जाएगा तो मॉडेम क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। चेंज किस में करेगा, एनालॉग सिग्नल में। और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये इंटरनेट पे आ जाएगा। और जैसे एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट होके आपके सर्वर तक जाएगा, जो भी चीज आप सर्च कर रहे हैं, देन वो रिप्लाई देगा आपको। तो रिप्लाई किस में देगा, वो एनालॉग सिग्नल में ही देगा। और जैसे आपके मॉडेम के पास आएगा, फिर से क्या करेगा, वो डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके पीसी को दे देगा। फिर आपके पीसी यूट्यूब को आपको शो करेगा। तो जब डेटा आपका डिजिटल से, राइट, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। डेटा change from digital to analog. It is carried modulation. यानी जब डेटा आपका डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉड्यूलेटर, राइट। एंड जैसे डेटा आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीमॉड्यूलेटर, राइट। तो यहां भी मैं लिख देता हूं, डेटा चेंज फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल इज डीमॉड्यूलेटर। यानी जब डेटा आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीमॉड्यूलेटर। लेकिन अभी बात करते हैं कि क्या हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। क्या आपने कंपनी के अंदर या आपने किसी ऑफिस के अंदर इस डिवाइस को देखा है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो अभी हमारे जो मॉडेम की बात करें, मॉडेम डिवाइस की, तो अभी इनबिल्ड मॉडेम आपके आ रहे हैं, जो आपके एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटर कार्ड। एनआईसी कार्ड के अंदर आपके इनबिल्ड मॉडेम अभी आपके आते हैं। आपको अलग से मॉडेम लेने की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती है। तो जो भी आपके एनआईसी कार्ड है उसके अंदर इनबिल्ड आपके अभी मॉडेम आते हैं। इसमें आपके चिप लगे होते हैं एंड इसी के अंदर आपके मॉडेम रहते हैं। तो जब भी डेटा आपके सिस्टम से आउटपुट होगा, जैसे आपका सिस्टम से यानी आपके लैन पोर्ट पे जैसे जाएगा, तो क्या जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जैसे आपके एनआईसी कार्ड पे वो रिसीव होगा तो वो डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो अभी के लिए आपको अलग से फिजिकली ऐसे डिवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ वर्षों पहले, तो आपको ये डिवाइस यूज करनी पड़ती थी, डिवाइस आपको परचेज करने होते थे एंड देन आपको ये इंस्टॉल करना होता था। और इसमें बात करें केबल मॉडेम की, तो ये बहुत ही ओल्ड टाइप का है, जो कि कोक्सियल केबल के ऊपर वर्क करता था। कोक्सियल केबल कनेक्शन लगते थे, देन उसमें आपके रन करते थे। एंड उसके बाद आया डेवलप मॉडेम, जिसमें हम क्या करते थे, कुछ नंबर्स होते थे। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो कुछ नंबर्स होते थे जिसको आपको डायल करना होता था, फिर आप उसको यूज कर पाते थे, राइट। तो कुछ इस तरीके का मॉडेम आपके काम करते हैं, जो कि कन्वर्जन का काम करते हैं। जब आपके डेटा एक सिस्टम से जब इंटरनेट पे जाता है तो उसको एनालॉग में वो कन्वर्ट करता है, एंड जब इंटरनेट से आपके सिस्टम के पास आता है तो उसको फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए मॉडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर डिवाइस। ये मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर पर वर्क करता है, राइट। तो अभी के लिए जो हमारे मॉडेम है वो आपके एनआईसी कार्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं होती है, आपके ऑटोमेटिक इनबिल्ड होते हैं इसके अंदर। एंड बहुत सारे डिवाइसेस में अगर बात करें तो कुछ राउटर्स के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं मॉड्यूलेटर डिवाइस। मॉड्यूलेटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे राउटर के अंदर फीचर्स मिलते हैं। तो अभी आपको कोई अलग से बाय करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं एनआईसी कार्ड के बारे में।
तो एनआईसी कार्ड भी आपका क्या है, एक इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटर कार्ड। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको यूज करना होते हैं, एंड आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपके एनआईसी पोर्ट देते हैं। इसका नाम क्या क्या है, मैं नाम भी बताता हूँ आपको। इसको हम लोग बोलते हैं लैन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, RJ45 पोर्ट, इन्हें इसको मल्टीपल नाम से बोला जाता है। पहले उसको बोलते हैं एनआईसी पोर्ट, लैन पोर्ट बोला जाता है, इसको इथरनेट पोर्ट बोला जाता है, RJ45 पोर्ट, यानी मल्टीपल पर्सन मल्टीपल नेम से इसको बोलते हैं कि ये लैन पोर्ट है, ये RJ45 पोर्ट है, या ये नेटवर्क पोर्ट है, राइट। तो बात एक ही है, यही हमारा ये पोर्ट है और इसी के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन ये आपके न्यू जो आपके जनरेशन के जो आपके न्यू सिस्टम आए जिसमें हमारे RJ45 पोर्ट थे, एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारे बहुत ओल्ड टाइप के जो हमारे एनआईसी पोर्ट आते थे, उसके अंदर आपको कोएक्सियल केबल का ऑप्शन मिलता था। यानी जब हमारे कोएक्सियल केबल रन होते थे, कोएक्सियल केबल का जब यूज करते थे इंटरनेट के लिए, तो वहां पे कुछ इस तरीके के पोर्ट आपको कोएक्सियल पोर्ट देखने को मिलते थे। ये आपको कनेक्टर देखने को मिलता था जहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज करते थे हम लोग। लेकिन अभी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, राइट, जिसके अंदर आपके 8 वायर होते हैं, जिसको हम लोग कैट केबल भी बोलते हैं। एंड कैट के अंदर आपके कई सारे कैटेगरी हैं, कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 6E है, कैट 7 केबल है आपके पास। एंड इन केबल्स का अलग अलग स्पीड है। तो आगे हम बात करेंगे मीडिया केबल, जब हम बात करेंगे तो उसमें इन चीजों को देखेंगे। तो ये आपके एनआईसी कार्ड है, इसी के माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, चाहे आप सर्वर की बात करें या एक नॉर्मल सिस्टम की बात करें, इसी के माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल जो डिवाइस है आपका, ये आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में आते हैं। यानी अगर बात करें फायरवॉल की, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ये आपके ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके पीसी के अंदर भी फायरवॉल का ऑप्शन होता है जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। लेकिन अगर बात करें कि इन दोनों में अंतर क्या है, जब सॉफ्टवेयर हमारे पास तो हार्डवेयर की यूज करते हैं। अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आप देखेंगे कंट्रोल पैनल में जाके, तो आपको यहाँ पे देखिएगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, राइट। यहाँ पे फायरवॉल ऑलरेडी हमारे पास है और ये इनेबल है। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज के अंदर ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर की नीड क्यों होती है? जब ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर का है तो हम फायरवॉल का हार्डवेयर यूज क्यों करते हैं? तो बता दूं, ये जो हमारे डिवाइस है, जो फायरवॉल डिवाइस है, ये नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर इसको यूज करते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर जो आपका है वो आपके विंडोज के अंदर है ऑलरेडी। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का एनोनिमस एक्टिविटी से या कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर से या कोई भी ऐसे अटैक से आपको सिक्योर करता है, सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। सेम लाइक ये चीजें आपके जो आपके हार्डवेयर हैं वो भी चीजें यही करती हैं, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी आपको मिलते हैं। जैसे कि क्या क्या एडवांटेज है, इसमें आप फिल्टरिंग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, फिल्टरिंग किस तरह की, किसी भी वेबसाइट का फिल्टरिंग लगा सकते हैं आप, किसी भी एप्लीकेशन का फिल्टरिंग लगा सकते हैं, किसी भी बोल सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट हो जाए, या अगर कंपनी के अंदर कुछ चीजें आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ फिल्टरिंग लगाना है तो उसके लिए आप फिल्टरिंग लगा सकते हैं, डेटा फिल्टरिंग लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिलता है आपको फिल्टरिंग के अंदर। एंड ब्लॉक, इन्हीं अगर बात करें तो अलाउ एंड डिनाई। दो ऑप्शन इसमें और आपको मिलेंगे, अलाउ एंड डिनाई का। यानी अगर आप चाहते हैं किसी वेबसाइट को आप अलाउ करें तो उसको अलाउ कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को डिनाई करना चाहते हैं तो उसको डिनाई भी कर सकते हैं। किसी वेबसाइट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, किसी होस्ट की भी हम बात करेंगे, होस्ट या आईपी,
यानी अगर आप किसी आईपी को डिनाई करना चाहते हैं, किसी होस्ट को डिनाई करना चाहते हैं, या किसी आईपी को अलाउ करना चाहते हैं, किसी होस्ट को अलाउ करना चाहते हैं, तो ये चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको मल्टीपल यहाँ पे सर्विसेज और फीचर्स देखने को मिलते हैं हार्डवेयर के अंदर, लेकिन ये काफी कॉस्टली होते हैं। तो नॉर्मल ऑफिस एंड छोटी जो कंपनियां होती हैं इसको अफोर्ड नहीं करती हैं। बड़ी कंपनी जो होती हैं वो आपके फायरवॉल डिवाइस का यूज करती हैं। हर एक कंपनी के अंदर अभी नीड है फायरवॉल की। क्यों नीड है? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां क्या है, अभी क्लाउड पे मूव कर चुकी हैं, राइट? क्लाउड पे मूव कर चुकी हैं। तो जो भी आपके सर्वर है, जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, सभी क्लाउड पे यूज कर रहे हैं। तो क्लाउड तक जाने के लिए डेटा हमारे सिक्योर होने चाहिए। तो क्या करते हैं कंपनियां, अपने जो भी सर्विसेज अभी तो क्लाउड पे यूज कर ही रहे हैं, तो अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, अपने नेटवर्क को सेफ रखने के लिए फायरवॉल का यूज करने। तो अगर मैं बात करूं अभी ज्यादा डिमांड जो आपके फायरवॉल है अभी लेटेस्ट में, वो है आपके पालो अल्टो। पालो अल्टो फायरवॉल ज्यादा अगर डिमांड की अगर बात करें, और ज्यादातर कंपनी जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो जिसे बोलते हैं हम लोग, वो है आपका पालो अल्टो। तो पालो अल्टो फायरवॉल की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, और एज ए नेटवर्क इंजीनियर तो आपको पालो अल्टो फायरवॉल भी आने चाहिए। तो फायरवॉल आपके मल्टीपल तरीके से काम करते हैं, एंड कई सारे आपके रिक्वेस्ट को रोकते हैं। आप देखते हैं अगर आप रिमोट एक्सेस भी लेते हैं या कुछ सर्विसेज को अगर आप, या बात करें अगर किसी कंप्यूटर को आप पिंग करते हैं, तो वहां पर फायरवॉल आपको ब्रेक करता है, आपको पिंग होने नहीं देता। यानी जो आपके आईसीएमपी पैकेट होते हैं उसको रिसीव नहीं करते। यानी जब हम किसी पीसी को पिंग करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, पिंग करते हैं। जब आप किसी पीसी को पिंग करेंगे तो आईसीएमपी आईसीएमपी पैकेट जाता है, उस आईसीएमपी पैकेट को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है, यानी अपने अंदर नहीं आने देता है। एक रिक्वेस्ट पैकेज होता है जो कि आपके हर एक जिस सिस्टम को भेजेंगे उस सिस्टम के पास जाता है और रिक्वेस्ट आती है। तो फायरवॉल अगर इसको चाहे तो इसको अलाउ करे, या चाहे तो इसको डिनाई करे। अगर फायरवॉल आपका ऑन है तो इसको डिनाई कर देगा, अगर ऑफ है तो ऑलरेडी वो तो वर्क कर रहे हैं तो इसको तो ऑटोमेटिक पैकेज आपके अलाउ है। या फिर आप जाके इसको मैनुअली भी अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है। सेम लाइक अगर आप बात करें कि एफटीपी की, तो एफटीपी सर्वर के अंदर भी जब आप अपने विंडोज के अंदर एफटीपी इंस्टॉल करते हैं एंड एफटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहां भी आपको फायरवॉल को जाके वहां पे परमिशन देने होते हैं कि एफटीपी को परमिशन दो एंड ये रन करे, राइट? अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ये रन नहीं करेगा। तो फायरवॉल से हम क्या करते हैं, एक एक सर्विसेज को परमिशन देते हैं ताकि वो हमारे नेटवर्क के अंदर रन हो सके। तो फायरवॉल आपको किसी प्रकार के पैकेज को आपके सिस्टम के अंदर आने से रोकता है, आपके नेटवर्क के अंदर आने से रोकता है। ओके। एंड नेक्स्ट डिवाइस की अगर बात करें तो वो है आपका NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोलते हैं इसको। तो अभी तो हम बात करें अगर नॉर्मली, तो NAS का यूज तो अभी फिलहाल नहीं करते हैं। अभी जो हम यूज करते हैं आपके NAS डिवाइस है, अभी जो यूज करते हैं हम लोग वो करते हैं सैन डिवाइस को यूज, सैन डिवाइस। NAS बहुत ही आपकी ओल्ड टाइप की आपकी टेक्नोलॉजी हो गई। अभी भी कंपनी के अंदर यूज करते हैं, जो छोटी लेवल कंपनियां होती हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करती है। इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क लगे होते हैं, राइट? आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके ऐसे रेक रहेंगे इसमें ट्रे जैसे, एंड इसमें सभी आपके हार्ड डिस्क लगे होते हैं, और ये आपके नेटवर्क से अटैच होता है। इसे लोग बोलते हैं इसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब क्या है, जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर यूजर्स हैं इस नेक्स्ट डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे, एंड एक्सेस करने के बाद इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को यानी डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं आप। एंड इसके ऊपर जैसे आप परमिशन लगाएंगे उस हिसाब से आपका वर्क करेगा, राइट? तो ये आपके नेक्स्ट डिवाइस होते हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। एक नेटवर्क में कहीं भी किसी लोकेशन में हम एक केबल से इसको कनेक्ट कर देंगे, एंड जो भी यूजर्स रहेंगे इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर फिलहाल हम बात करें तो ज्यादातर जो यूज अभी हो रहे हैं वो सैन डिवाइस हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्लाउड पे जब मूव हो चुकी है तो डेटा स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डेटा स्टोर हमारे कहाँ होंगे, क्लाउड पे भी। तो क्लाउड पे जो यूज होते हैं वो होते हैं आपके सैन डिवाइस। ये क्या होते हैं, एक रेक के जैसा होते हैं, एक अलमीरा जैसे आपके होते हैं, राइट? और इसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क आपके लगे होते हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं। ये एक तरह से बोल सकते हैं ये आपका नैस का बड़ा रूप है, राइट? बहुत सारे ऐसे हार्ड डिस्क लगे होते हैं।
अब ये क्या होगा, जैसे ये पूरे एक हार्ड डिस्क का आपका क्या होगा, एलमीरा हो जाएगा, एंड आपके यहाँ पे एक सर्वर मशीन रहेगा, ये आपका सर्वर मशीन है, फॉर एग्जाम्पल की आपका सर्वर मशीन, ठीक है। और क्या करेंगे, इस सर्वर मशीन से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब जो सैन होगा, क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर यानी सर्वर मशीन के अंदर एक पार्टीशन यहाँ पे शो करेगा, यानी जो पार्टीशन यहाँ पे शो करेगा, एक ही पार्टीशन शो करेगा आपका कि ये एक पार्टीशन है। अभी हो सकता है आपका 100 TB का हो, 200 TB का हो, 500 TB का हो, जितने टीबी का हो सके, जितना इसमें स्टोरेज रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे एक पार्टीशन आपका शो करेगा, यानी जो आप पार्टीशन देखते हैं वो एक सिंगल पार्टीशन यहाँ पे शो करेगा, राइट। क्योंकि सर्वर के ऊपर हमें बहुत सारे डेटा स्टोर करने होते हैं, तो अगर हम वहां पे एक सर्वर के अंदर कुछ 2 या 4 अगर हम लगाते हैं वहां पे हार्ड डिस्क, तो डेटा स्टोर उतना नहीं हो पाएंगे, हमें कई टीबी में डेटा स्टोर करने होते हैं। आप देखेंगे तो इंटरनेट पे लाखों करोड़ों में लोग यूजर्स हैं, उसमें करोड़ों यूजर्स हैं, वर्ल्ड के सभी लोग इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। आप एक देखो, एक जीमेल के अंदर आपको 15 GB डेटा स्टोरेज फ्री मिलता है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, तो कितने सारे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी हमें। तो वहाँ पे हम सैन डिवाइस का यूज करते हैं, पूरे एक अलमीरा का रेक होता है, एंड उसमें सभी आपके हार्ड डिस्क लगे होते हैं, एंड ये सभी क्या होते हैं, एक साथ आपके सर्वर मशीन से कनेक्ट होते हैं। तो आप डेटा सेंटर के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रेक रहेंगे हार्ड डिस्क के, सैन डिवाइस के, और वो आपके सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। सर्वर आप इमेजिंग ऐसे मत करना, सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर ही तो है, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है, उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा है, रैम ज्यादा है, उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है। आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करो, आपका मशीन सर्वर मशीन बन गया। जो भी सर्विसेज आपके सर्वर में चल रही है, वो सर्विसेज आप अपने सिस्टम में रन करो, वो भी चलेगा। सेम चीजें कर रहे हैं, यानी जो आप एक कंपनी के अंदर फिजिकली करते हैं। पहले जब हमारे क्लाउड थे तो हम कंपनी के अंदर क्या करते थे, ये चीज तो करते थे, एक सर्वर मशीन लेते थे हम लोग, हाई कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। एंड इसके अंदर हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, एंड जो भी हमें सर्विसेज चाहिए थी, लाइक DHCP चाहिए हमें, या एडी चाहिए, या फिर हमें रूट डीसी, जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, जो भी हमें यूज करना है, या FSRM यूज करना है, या रेड हमें यूज करना है, जो भी सर्विसेज यूज करना है, उन सर्विसेज को हम यहाँ पे इंस्टॉल करते थे एंड उसको यूज करते थे। अब ये चीजें क्या हो चुकी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है हमारी क्लाउड की, एंड उसी के अंदर हमारे मल्टीपल रेक बने हुए हैं, एंड इस मल्टीपल रेक के अंदर हमारे मल्टीपल सर्वर रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे सर्वर रखे हुए हैं, एंड ये सभी सर्वर हमारे क्या है, सैन डिवाइस से कनेक्ट है, यानी एक सर्वर एक सैन डिवाइस से कनेक्ट रहेगा, और एक और हमारे पास सैन डिवाइस है, इसको हम एक सर्वर से कनेक्ट कर देंगे। अब इसकी स्टोरेज भी ज्यादा हो गई, अब हमें डेटा स्टोर करते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, और अपने सर्विसेज को भी हम यूज कर सकते हैं, यही तो है हमारा सर्वर, राइट। एंड इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है हमारा रिपीटर। ये आपका रिपीटर डिवाइस, ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो जो आपके नियरेस्ट टावर होते हैं, या जो भी आपके नियरेस्ट आईएसपी होते हैं, लोकल आईएसपी जो आपको कनेक्शन देते हैं, जब आपके बिल्डिंग तक वो कनेक्शन लेके आते हैं, सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, जब आपको इथरनेट कनेक्शन देते हैं, तो जो वायर होती है, वायर के बीच में एक छोटा छोटा ऐसा बॉक्स लगा होता है, ब्लैक कलर में या किसी भी कलर में हो सकते हैं, आपके ऐसे बॉक्स लगे होते हैं, राइट। ये होते हैं आपके रिपीटर। जब ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा होती है, यानी जहां से आपको सिग्नल मिल रहा है, अगर वहां से आपकी बिल्डिंग या कंपनी अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो उनके बीच में क्या करते हैं, रिपीटर डिवाइस को लगाते हैं। जैसे हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है ट्रेवल करते हुए, अगर यहाँ पे डेटा हमारा स्लो हो रहा है या डाउन हो रहा है डेटा हमारा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम रिपीटर डिवाइस को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। वो क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट करेगा, एंड देन वो आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर सिग्नल को रीजनरेट नहीं करेंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। भले हम इथरनेट कनेक्शन लिए, हम वायरलेस नहीं लिए, हम लोग वायर के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर भी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस ज्यादा है तो हमारे सिग्नल लॉस होंगे, तो हमें वहां पे रिपीटर लगाने पड़ेंगे। तो रिपीटर लगा क्या करते हैं, हम डेटा को, जो हमारे सिग्नल होते हैं उसको रीजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से डेटा हमारे काफी फास्ट फ्लो करते हैं। यानी डेटा को अगर हमें सेंड करना है, रिसीव करना है, तो इजीली यहाँ पे फास्ट जंप कर पाएंगे। अगर रिपीटर नहीं हुआ तो आप उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ है आपके जो डिवाइसेस। एंड इसके अलावा बात करते तो ज्यादातर अभी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट का भी है, तो है आपके एपी, एक्सेस पॉइंट।
एक्सेस पॉइंट जो अभी डिवाइस है उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही चल रही है अभी आप देखेंगे तो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं एक्सेस पॉइंट कैसे कन्फिगर करते हैं, एक्सेस पॉइंट क्या है। तो बेसिकली बात करें तो अभी कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो आपके पीसी कनेक्ट होते हैं या जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो लैन केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, यानी इथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी के अंदर आपको कुछ लैपटॉप या अगर स्मार्टफ़ोन है, कुछ भी ऐसी डिवाइस है जो वायरलेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि स्विच आपके वायरलेस होते नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट लगाएँ और जो भी हमारे स्विच डिवाइस है, इनके माध्यम से क्या करते हैं हम केबल को यहाँ से अपने एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे एक अपना वायरलेस एरिया क्रिएट कर पाते हैं। तो एक ऑफिस के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर हमें एक डिपार्टमेंट में कोई वायरलेस हमें नेटवर्क क्रिएट करना है, वायरलेस लैन क्रिएट करना है, तो वहाँ पे हम एक्सेस पॉइंट को लगा के वायरलेस वहाँ पे नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो आपके एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली क्या करते हैं आप इसको कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये रन करना स्टार्ट कर देता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम इसका लैब भी देखेंगे हम लोग कैसे हम एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हमें अलग से एक कंट्रोलिंग डिवाइस लगानी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, पासवर्ड मेंटेन करते हैं एंड कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे। ये पूरा आपका लैब है, पूरा सिनेरियो है आपका ये, ठीक है? बस इसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ डिवाइसेस के बारे में एंड देन सभी पे हम लैब करने वाले हैं, सभी चीजों पे हम लैब करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक एक चीज हम देखेंगे समझेंगे, राइट? तो ये आपके नेटवर्किंग डिवाइस। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, स्विच और हब कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप और भी इसके बारे में डीपली जान सकें।